वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मराठों और अंग्रेजों के बीच यानी मराठों और ब्रिटिशर्स के बीच 1782 में एक ट्रीटी हुई, सलबाई की ट्रीटी ऑफ सलबाई, यानी कि सलबाई की संधि हुई। इसका आंग्ल मैसूर युद्ध पर इस ट्रीटी का क्या असर पड़ा, या यह भी पूछा जा सकता है सवाल आपसे कि सलबाई की संधि जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई उसका संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से किस तरह से था। ठीक है, हाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध से उसका क्या संबंध है सलबाई की ट्रीटी का। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ सके और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, इसलिए मैं खोज के नए नए टॉपिक पे वीडियो भी करता रहता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए इस सवाल का जवाब बस शॉर्ट फॉर्म में आप समझिएगा कि सलबाई की ट्रीटी जो है इससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये खत्म हुआ था। और इसी के साथ अंग्रेजों को एक सहूलियत मिल गई थी। किसे सहूलियत मिली थी? अंग्रेजों को। किस बात की सहूलियत? कि वो मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है ना, कि वो मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो सीधे सीधे आपको मैंने अभी ये बताया कि अंग्रेजों को जो था मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करना था और सलबाई की संधि ने उन्हें यह सहूलियत दे दी। ठीक है, ये किस तरह से हुआ अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने एक रफ आइडिया दिया। अब आप समझ रहे होंगे यहां पर मैंने दे दिया है आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है ना, ये आंग्ल मराठा युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे 1775 से 1782 पहला, 1803 से 1805 दूसरा और 1817 से 1818 तीसरा। इसी तरह से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799 में, और इसके बाद पूर्ण नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का मैसूर पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1767 से 69 तक आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया हैदर अली ने। उसके बाद 1780 से 84 तक जो युद्ध हुआ दूसरा, उसमें 1780 से 82 तक हैदर अली ने किया और बाद में टीपू ने किया, और शेष अन्य जो युद्ध हुए उसका नेतृत्व भी टीपू ने किया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने। तो ये बात हमने समझ ली। हमें बस ये समझना है कि सलबाई की संधि जिससे ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसका अंत हो गया, उसने अंग्रेजों को किस तरह से सहूलियत दी मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने में। तो यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है 1782 में सलबाई की संधि के साथ, तो ये वो समय है जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है। इसी में आपको देखिए, इसी से संबंध आपको स्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 में शुरू हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू हुआ और 1782 में खत्म हुआ, जबकि आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू हुआ और 84 में खत्म हुआ। तो देखिए इन दोनों में एक संबंध तो आपको मिल ही रहा होगा कि लगभग ये पैरेलल चल रहे हैं दोनों युद्ध। हाँ, 82 के बाद, जब 82 में आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है सलबाई की संधि के साथ, तो उसके बाद ये 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खींचता है। ठीक है ना, 84 तक चलता है। तो यहां पे आपने एक संबंध तो स्थापित कर लिया। अब यहां पर आपको जो समझना है, देखिए ये मैसूर पर नियंत्रण। ठीक है, मैसूर की स्थिति को आप समझिएगा। देखिए ये क्या है, ये दक्षिण भारत का मैंने मैप बनाया और मैंने बताया हुआ है आपको कि एक समय है दिल्ली सल्तनत का, और वहां पर
तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश का दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के समय यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक राज्य का उदय होता है 1336 में। बेसिकली दो राज्यों का उदय होता है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य और यहां पर 1347 में बहमनी किंगडम। ये बहमनी किंगडम है, एक मुस्लिम साम्राज्य है, और ये विजयनगर साम्राज्य है नीचे वाला। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये दो राज्य स्वतंत्र होते हैं और आगे चलकर ये जो बहमनी किंगडम है ये 5 राज्यों में बट जाएगा। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इसमें आप बरार को हटा दीजिए तो बाकी के जो 4 राज्य हैं आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य को राक्षस सांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में 1565 में हरा देते हैं और इस विजयनगर साम्राज्य का खात्मा कर देते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य का जब खात्मा हो जाएगा, नीचे जो विजयनगर साम्राज्य है, तो यहीं पर एक राज्य उभर के आएगा मैसूर, और यहां पर एक वंश स्थापित होगा, वाडियार वंश। ठीक है, इसी वाडियार वंश के समय एक व्यक्ति जिसका नाम हैदर अली है, वो एक सिपाही के तौर पर आता है और बाद में अपने टैलेंट के बल पर इसका ये प्रमोशन लेता जाता है और आगे चलकर एक दिन ऐसा आएगा जब वो मैसूर की गद्दी हथिया लेगा और मैसूर पर यहाँ पर हैदर अली यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो मैसूर अब हैदर अली के कंट्रोल में है और ये समय है 1761 का। इधर 1761 में हैदर अली मैसूर पे बैठता है और इधर 1757 में सबसे पहले अंग्रेज जो हैं पलासी की लड़ाई जीतते हैं या अपना फुटहोल्ड बनाते हैं। कहां पे? बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में। ठीक है, और 1764 में फिर बक्सर की लड़ाई में जो है अंग्रेज यहां पर अंग्रेज आ गए हैं बंगाल में। सबसे पहले पलासी की लड़ाई यहां पर इन्होंने जीती 1757 में और 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई जीती और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद, ठीक है, अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता इस बंगाल में स्थापित हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि बंगाल उस समय का सबसे ज्यादा समृद्धशाली स्टेट था। ये मुगल सत्ता को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी राजस्व देता था और इसका रीजन भी था क्यों समृद्धशाली था। इधर से गंगा नदी आती थी, इधर से चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती थी और इन नदियों की कई ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां थी जो यहां नदियों का जाल बना देती थी और इस तरह से ये इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देती थी, उपजाऊ बना देती थी। तो एक रीजन ये था कि बहुत ज्यादा उपजाऊ था और बंदरगाही क्षेत्र था तो समुद्री व्यापार में भी काफी सहूलियत थी। तो इस वजह से जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई व्यापार के उद्देश्य से, उनकी नजर इस बंगाल पे थी और ये बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज का उड़ीसा, आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो पश्चिम बंगाल है, आज का जो बिहार है, आज का जो झारखंड है, वो उस समय सारा बंगाल के क्षेत्र में आता था। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई इन्होंने जीती और उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली बंगाल की दीवानी यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का अधिकार इनको बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल में मिल जाता है। तो 1761 में हैदर अली आ गया, कहां पर? इस मैसूर में, और यहां पर बंगाल में अंग्रेज बैठे हुए हैं। ठीक है, 1764 से अब अंग्रेज जब बंगाल भारत के सबसे समृद्धशाली क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं तो वो आगे भी अपना भारत के अन्य भाग में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं और उनकी नजर मैसूर पे भी है। उनकी नजर मैसूर के साथ, ये देखिए, ये जो मराठा है यहां पर भी है और यहां पर है कौन? निजाम। तो निजाम के क्षेत्र पे भी है। निजाम हैदराबाद का निजाम हुआ करता था। ये देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो निजाम, जैसे बंगाल में नवाब होते थे वैसे ही निजाम होता था हैदराबाद में। ठीक है, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां पर निजाम। ठीक है, ये हैदराबाद में निजाम।
निजाम, ये निजाम का क्षेत्र था। ठीक है, ये निजाम हो गया। तो सारे क्षेत्रों पे ये नियंत्रण करना चाहते थे कौन? अंग्रेज। लेकिन इनकी पहली नजर अंग्रेजों की थी हैदर अली के मैसूर वाले राज्य पर, और इसका रीजन था कि यहां पे मालाबार का क्षेत्र था। ठीक है, मालाबार का क्षेत्र था। तो मालाबार के क्षेत्र पे, क्योंकि ये जो मालाबार तट है, ठीक है, ये मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और उस समय जो पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपीय आया था वास्को डी गामा, वो इसी तट पे पहुंचा था, मालाबार तट पे, और यहीं से मसाले, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां ये सब लेके यूरोप गया, वापस पुर्तगाल गया। तो इसे 7 गुना ज्यादा उसे मुनाफा हुआ, और उसके बाद पूरे यूरोप में तहलका मच गया था। और फिर कई अभियान चले भारत पहुंचने के समुद्री रास्तों से। तो पुर्तगाल आया, उसके बाद पुर्तगाल के बाद फिर डच पहुंचे, फिर ब्रिटिशर्स पहुंचे, फिर फ्रेंच पहुंचे, ये सभी आए भारत में व्यापार के उद्देश्य से। और बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी तो कोशिश में लग गए कि उनकी राजनीतिक सत्ता यहां पर स्थापित हो जाए। तो आप जानते हैं कि 3 शक्तियां जो थी, अंग्रेजों ने तीनों शक्तियों को मात दे दी थी भारत में, और उसके बाद एकमात्र यूरोपीय शक्ति भारत में अंग्रेज ही बच गए थे। सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में छीण कर दिया था। जो पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों ने पुर्तगालियों की शक्ति को छीण कर दिया भारत में। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने डचों को खत्म किया भारत में, और अंत में फ्रांसीसी आते हैं अंग्रेजों के बाद। तो अब यही दोनों बच जाएंगे, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इंग्लिश, ये स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, यानी कि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। अब इन दोनों में भारत में अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक युद्ध होगा, और वो युद्ध होगा कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाएंगे। देखिए इस क्षेत्र में 3 कर्नाटक युद्ध इस क्षेत्र में लड़े जाएंगे, और यहां पर 3 कर्नाटक युद्धों में अंग्रेज जो हैं फ्रांसीसियों को खत्म कर देंगे, और इस तरह से अंग्रेज जो हैं एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में भारत में रह जाएंगे। अब जब पोर्टुगीज खत्म हो गए, डच खत्म हो गए और फ्रेंच खत्म हो गए भारत में, तो अब अंग्रेजों का मुकाबला जो है भारत में भारतीय शक्तियों पर है, और उसमें कुछ शक्तियां बहुत मजबूत हैं, जैसे मराठा है, मैसूर है, मराठा है, निजाम है। तो सबसे पहले ये मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हैदर अली के क्षेत्र में ही, ये मैसूर के क्षेत्र में ही ये मालाबार तट पड़ता था, मसालों का क्षेत्र। तो एक समृद्धशाली क्षेत्र बंगाल पर इनका कब्जा था, और अब ये यहां पे चाहते थे ताकि मसालों के क्षेत्र पे, इस मालाबार तट पे इनका अधिकार हो जाए। एक और चीज मैं बता दूं, अभी मैंने कहा कि ये कर्नाटक युद्ध 3 इधर हुए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बताते रहता हूं कि ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। आज का वर्तमान कर्नाटक जो है वो मालाबार तट की तरफ है, और ये वही क्षेत्र है जो उस समय मैसूर का राज्य था। मैसूर और उसके आसपास का क्षेत्र ही आज का कर्नाटक है, जबकि उस समय का कर्नाटक इधर मद्रास, तमिलनाडु सभी उस समय कर्नाटक के क्षेत्र में आते थे, जो कि कोरोमंडल तट की तरफ था। ये कोरोमंडल तट है। यूरोपीय जो हैं वो कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को कहा करते थे कर्नाटक। तो इसी क्षेत्र में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तो उस समय का कर्नाटक ये था, और आज का कर्नाटक इस क्षेत्र में है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई कर्नाटक जो है इधर है, भाई आज का कर्नाटक है, उस समय ऐसा नहीं था। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं, मैं तमाम तरह के जब वीडियो बनाता हूं, कि यहां पर तो ये तो केरला का क्षेत्र है, और यहां पर जमोरिन था जब वास्को डी गामा पहुंचा था। हाँ, तो जमोरिन यहां पे शासक था, और वो कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा, कालीकट को आज कोझिकोड कहा जाता है, और वो केरला के क्षेत्र में पड़ता है। तो फिर ये मैसूर के क्षेत्र में कैसे आ गया? देखिए, एक समय ऐसा आया था कि हैदर अली ने मालाबार तट को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसलिए जब हैदर अली था, तो हैदर अली के समय जो केरल का मालाबार तट है वो मैसूर के नियंत्रण में ही था। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो अब हमने ये समझ लिया कि अंग्रेज मैसूर पर कब्जा करना चाहते थे, और इसी के मद्देनजर उन्होंने 1767 में युद्ध छेड़ दी थी हैदर अली के खिलाफ। और हैदर अली ने क्या किया था, इस युद्ध में
अंग्रेजों को मात दी थी। यही मद्रास में भी अंग्रेज उस समय थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ ही हैदर अली का युद्ध हुआ था और हैदर अली मद्रास पहुंच गया था, मद्रास के बिल्कुल करीब, और तब जाकर अंग्रेजों की आंख खुली थी। बहुत ताकतवर था हैदर अली, हाँ, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी था, ताकतवर भी था और रणनीतिक सूझबूझ भी थी इसमें, ठीक है। तो मद्रास की संधि के साथ पहला युद्ध तो खत्म हो गया था और ये जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये हैदर अली की शर्तों पर ही हुई थी, तो एक तरह से अंग्रेजों के लिए ये अपमानजनक संधि थी। दूसरा युद्ध जब आप देखें, देखिए हम संबंध स्थापित कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध का, ठीक है। अब देखिए 1767 से 69 तक प्रथम युद्ध हुआ, लेकिन 1775 से में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 82 तक चला। देखिए ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, ये एक युद्ध तो खत्म हो गया है, हैदर अली ने इसका नेतृत्व किया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का, और ये जो दूसरा युद्ध है, ठीक है, 1780 से 84, ये वही समय है जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है। 1782 में तक देखिए हैदर अली का नेतृत्व करता है आंग्ल मैसूर युद्ध का, ठीक है, और 1782 के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर 2 साल जो बचेंगे 84 तक युद्ध का नेतृत्व उसका बेटा जो है टीपू सुल्तान करेगा, ठीक है, इस आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो इस युद्ध के दौरान ही देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 में सलबाई की संधि के साथ ये आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है और इसमें कुछ जो सलबाई की संधि में जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, जो सहमति बनी थी बेसिकली सलबाई की संधि में मराठों और अंग्रेजों के बीच, वो बनी थी क्या कि माधवराव द्वितीय जो है पेशवा बने रहेंगे, रघुनाथ राव राघोवा जो है उसको पेंशन मिलेगा और ब्रिटिशर्स, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स, एम स्टैंड्स फॉर मराठा, दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को, विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे और फ्यूचर में ये कोई वॉर नहीं करेंगे। ये बात तय हो गई थी किसमें? सलबाई की संधि में। अब यहां पर जिन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा होगा उनको ये सब बातें पता होंगी, नहीं भी पता है तो अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बात यहां पर समझ लीजिए कि मराठा, मैसूर और निजाम, ये जो थे ना, इसमें मराठे सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और अगर यूरोपीय शक्तियों को हटा दें, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ये थे, ये तीनों तो इन दोनों को और बाद में फ्रांस को तो अंग्रेजों ने खत्म ही कर दिया था भारत में। तो अब देशी शक्तियों से जब उसका मुकाबला था अंग्रेजों का, उसमें मराठे बहुत शक्तिशाली थे और ऐसा माना जा रहा था कि मुगलों के बाद वो ऐसी काफी संभावना थी, जितने ताकतवर थे कि मराठा जो है मुगलों को रिप्लेस कर सकते हैं भारत में, ठीक है। लेकिन अपनी आपसी गुटबंदी की वजह से, मतभेदों के वजह से मराठा जो है इसमें कामयाब नहीं हुए और इसी वजह से अंग्रेज इसका फायदा उठा ले गए और जहां मराठों को होना चाहिए था मुगलों के बाद, वहां पर भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा समझ लेंगे कि सलबाई की संधि कैसे हुई, तो थोड़ा सा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को हम समझ लेते हैं और उसके बाद ये जब क्लियर हो जाएगा तो यहां से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से सहूलियत हुई अंग्रेजों को मैसूर पर नियंत्रण करने में, ठीक है। तो ये एक बात समझ लीजिएगा, अंग्रेज तो मराठों पे भी नियंत्रण चाहते हैं, निजाम पे भी चाहते हैं और शुरुआती दौर में मैसूर पे चाहते हैं, तो करेंगे तो ये सब पे, लेकिन शुरुआती दौर में ये मैसूर को पछाड़ेंगे और तब मराठों पे और निजाम पे आएंगे, ठीक है। तो यहां पर जरा आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ये जरा मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और इसके बाद मैं बताता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये जो है सलबाई की संधि, सलबाई की संधि के साथ ही
फर्स्ट एंग्लो मराठा वार खत्म हुआ था। तो देखिए इसमें एक चीज समझ लीजिए, यहाँ कुछ टर्म है, माधवराव सेकेंड पे को पेशवा बने रहने दिया गया, इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव राघवा को पेंशन दिया गया। तो ये आप जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो लोग जिन लोगों ने पढ़ा नहीं हो, पढ़ा होगा उसको तो क्लियर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूं कि देखिए 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि देखिए शिवाजी थे, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का की स्थापना की थी, और शिवाजी के समय एक पद हुआ करता था जो मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था, वो छत्रपति होता था, ठीक है। शिवाजी के बाद कुछ दिनों तक छत्रपति का पद चलता रहा, और बाद में जो छत्रपति होते थे उनके प्रधानमंत्री होते थे पेशवा। सबसे ऊपर छत्रपति होता था, बाद में प्रधानमंत्री, छत्रपति के बाद प्रधानमंत्री, जिसको पेशवा कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। तो शिवाजी के बाद कुछ समय तक तो छत्रपति का पद चला, और बाद में छत्रपति का पद भी खत्म कर दिया जाता है और सर्वे सर्वा हो जाता है पेशवा, प्रधानमंत्री ही पेशवा हो जाएगा, ठीक है। तो अब सर्वे सर्वा पेशवा होगा, यानी कि मराठा साम्राज्य का जो राजा अब होगा एक तरह से वो पेशवा होगा, पहले छत्रपति हुआ करता था। अब आप समझिए, बाकी डिटेल हम शिवाजी को कभी पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ सकते। अब समझिए, देखिए पानीपत का तीसरा बैटल हुआ था 1761 में, और यह बैटल हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, हाँ 1761 में। इसमें मराठों की जबरदस्त हार हुई थी, हाँ कोई ऐसा मराठा परिवार बचा नहीं था जिससे किसी की मौत नहीं हो, जिसमें से किसी की मौत नहीं हुई हो। उस युद्ध में बहुत सारे मराठे शहीद हुए थे और बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे जो शहीद हुए थे, धन की जबरदस्त क्षति हुई थी, तो मराठों की हालत खस्ता हो गई थी। और इस करारी हार के बाद जो पेशवा थे उस समय बालाजी बाजीराव, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। कब? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा बनेंगे माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम, ठीक है, माधवराव प्रथम। और माधवराव प्रथम के साथ ही एक और व्यक्ति हैं नारायण राव, इनके भाई हैं माधवराव प्रथम के, नारायण राव, ठीक है। तो पहले ये पेशवा बनते हैं माधवराव प्रथम, हाँ ये पुनर्गठित करते हैं मराठा साम्राज्य को, ठीक है, कमजोर तो हो ही चुका है लेकिन मराठा साम्राज्य को पुनर्गठित करते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में लाते हैं, मजबूत स्थिति में। 1772 में जब यही पेशवा बनते हैं, बालाजी बाजीराव के बाद ये पेशवा बन जाएंगे, पेशवा, ठीक है, पेशवा बन जाएंगे, ठीक है। अब जब आप देखेंगे कि 1772 में जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो फिर इनके बाद बन जाते हैं ये नारायण राव, पेशवा बन जाएंगे। लेकिन इनका एक चाचा भी है और उसका नाम है यही रघुनाथ राव या राघोवा, रघुनाथ राव या राघोवा। ये बनना चाहता था क्या? ये बनना चाहता था पेशवा। तो जब माधवराव प्रथम पहले पेशवा बने, 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन रघुनाथ राव यानी राघवा जो इसका चाचा है वो पेशवा बनना चाहता है, तो एक षड्यंत्र के तहत इसका मर्डर करा दिया जाता है, ठीक है, नारायण राव का मर्डर करा दिया जाता है, इसकी हत्या करा दी जाती है और ये खुद को पेशवा बना देता है, घोषित कर देता है। कौन? रघुनाथ राव। यानी अब हम सर्वे सर्वा हैं मराठा साम्राज्य के। लेकिन आगे क्या होता है कि नारायण राव का एक बेटा है, पुत्र है, ठीक है, नाबालिग है, ये पुत्र नाबालिग है जिसका नाम है माधवराव सेकेंड, ठीक है, माधवराव सेकेंड। तो माधवराव सेकेंड को पेशवा बना दिया जाता है, इसकी जगह पे माधवराव सेकेंड को बना दिया जाएगा पेशवा। और ये बनाएगा कौन? दो महत्वपूर्ण मराठा सरदार हैं, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इन्होंने माधवराव सेकेंड को बना दिया क्या? पेशवा। देखिए बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है कब? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद।
हाँ, शोक में, गम में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो करारी शिकस्त मिलती है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, आप जानते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद माधवराव प्रथम पेशवा बनेंगे। इनकी मृत्यु 1772 में हो जाएगी। फिर नारायण राव बनेंगे इनके भाई पेशवा। लेकिन इनके एक चाचा हैं, इसका एक चाचा है रघुनाथ राव, जिसे राघवा कहा जाता है। ये लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये चाहता है बनना पेशवा। और जब इसका मर्डर करा दिया जाता है नारायण राव का, तो रघुनाथ राव खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देगा। लेकिन इसकी चाल पे पानी फेर देंगे नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे मराठा सरदार, जिन्होंने नारायण राव के नाबालिग बेटे माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब दो यहां पे फैक्शन में बट जाएगा। एक ये माधवराव सेकंड और दूसरा रघुनाथ राव। मराठा साम्राज्य जो है, उसका संघर्ष दो लोगों के बीच में चल रहा है। एक जो पेशवा बना दिया गया है माधवराव सेकंड, और दूसरा रघुनाथ राव, इसका चाचा, जो कि चाहता है कि पेशवा बन जाए। अब क्या होगा कि जब माधवराव सेकंड पेशवा बन जाएगा, रघुनाथ राव चला जाएगा कहां पे, आप देखेंगे तो रघुनाथ राव चला जाएगा। आप जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, किसकी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की। तो ये ये जो रघुनाथ राव है, ये चला जाएगा ये बंबई प्रेसिडेंसी के साथ। उसमें गुजरात सब बंबई प्रेसिडेंसी में आते थे। बंबई प्रेसिडेंसी के पास जाएगा और बंबई प्रेसिडेंसी से एक सूरत की संधि कर लेगा। कब? 1775 में। और सूरत की संधि में जो बंबई प्रेसिडेंसी है अंग्रेजों की, वो इस बात को मान लेगी सूरत की संधि में कि राघवा को वो हेल्प करेगी। हाँ, अंग्रेज जो हैं वो हेल्प करेंगे पेशवा बनने में। ठीक है, कुछ सैनिक देंगे और उसके बदले राघवा जो है, जब वो बन जाता है पेशवा, तो वो कुछ क्षेत्र दे देगा, टेरिटरीज दे देगा अंग्रेजों को। ये सहमति बन गई थी सूरत की संधि में। लेकिन समझिए, ये सूरत की संधि जो है, ये बंबई प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच में हुई थी। यहां मराठे जो हैं इनके बीच में हुई थी। लेकिन आप देखिए 1775 का समय है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और उसमें बंगाल के गवर्नर को कहा गया था कि इस एक्ट के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, और जो पहले तो तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थी, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे बंगाल प्रेसिडेंसी हो, चाहे बंबई प्रेसिडेंसी हो। लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और शेष दो, बंबई और मद्रास, शेष जो दोनों प्रेसिडेंसीज हैं, इनको इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि किसी भी मामले में इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी की सहमति लेनी पड़ेगी, गवर्नर जनरल की सहमति लेनी पड़ेगी। यहां पे गवर्नर जनरल उस समय बन के आया, पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब सूरत की संधि के बारे में इसको पता चला तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि उसका विरोध किया भाई। कहा कि भाई बिना मेरे परमिशन के कैसे हो सकता है। और भी कारण थे। जब हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। यहां पे हम बस ब्रीफ में सारी बातों को लेकर चल रहे हैं। तो अब क्या करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले तो सूरत की संधि कर लिया राघवा ने, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ। लेकिन क्या होता था, जब वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलता है तो वो सूरत की संधि को नकार देता है और फिर पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की संधि में क्या होता है कि कहा जाता है कि नहीं, माधवराव सेकंड ही पेशवा बने रहेंगे। ठीक है, पुरंदर की संधि में। और जो माधवराव सेकंड यहां पे उनको पेशवा बनने की बात जो बनाई थी नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने नारायण राव के बाद, उस बात को मान लिया गया। तो राघवा क्या हुआ, अब राघवा जो है, नाराजगी तो होगी राघवा को। और बंबई प्रेसिडेंसी को भी यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने नकारा था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने नकारा था और कहा था कि अब युद्ध नहीं होगा, क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी ने कहा था कि भाई हम युद्ध करेंगे। राघवा को ये आश्वासन दे दिया था। लेकिन अब वॉरेन हेस्टिंग्स
नहीं चाहता कि युद्ध होगा, लेकिन इस बात को लेकर ये बंबई प्रेसिडेंसी चली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या आप उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहें, जो बैठती है वहाँ पे लंदन में, तो वहाँ के इसकी खबर भेजते हैं ये लोग और अपनी नाराजगी जताते हैं। और बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सूरत की संधि को ही मान्यता दे देती है। उसके कई कारण हैं, वो मैंने बताया हुआ है जब मैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा रहा था। और सूरत की संधि को जब मान्यता मिल जाती है तो ये बंबई प्रेसिडेंसी वाले जो अंग्रेज हैं, अधिकारी हैं, ये युद्ध छेड़ते हैं और कई युद्धों में मराठों के खिलाफ इनकी हार हो जाती है। देखिए, बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिला हुआ है राघोआ, क्योंकि राघोआ को ही सपोर्ट कर रहे हैं ये। तो जब लड़ाई छिड़ेगी तो इसमें कई दौर के युद्ध होंगे और उसमें अंग्रेज मात खाएंगे। बाद में आप देखेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो देखता है कि भाई बंबई के जो अंग्रेज हैं, बंबई के अंग्रेज अधिकारी हैं, उनकी हार होती है, तो बाद में इनकी मदद करता है और फिर मराठों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि सलबाई की संधि के साथ 1782 में युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, सलबाई की संधि के साथ युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो देखिए, सलबाई की संधि में क्या होता है, वही बात होती है कि जो पहले तय हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स और मराठों के बीच कि माधवराव सेकंड है, जो पुरंदर की संधि में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था, सलबाई की संधि में लगभग वही चीजें होती हैं, क्योंकि माधवराव सेकंड को पेशवा बनाने के लिए तैयार हुआ था कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सलबाई की संधि में भी यही बात की जाती है कि माधवराव सेकंड को पेशवा बने रहने दिया जाएगा। और चूंकि रघुनाथ राव भी चाहता था पेशवा बनना, पेशवा तो अब इसको बनाना नहीं है क्योंकि ये तय हो गया सलबाई की संधि में, तो इसको पेंशन दे दिया जाए और जो भी विजित क्षेत्र हैं, जो भी विजित क्षेत्र होंगे वो आपस में दोनों लौटा देंगे। कौन, ब्रिटिशर्स और मराठा। जो ब्रिटिशर्स ने जीता होगा मराठों का क्षेत्र, वो ब्रिटिशर्स मराठों को लौटा देंगे। जो मराठों ने ब्रिटिशर्स का क्षेत्र जीता होगा वो मराठे उनको लौटा देंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स और मराठे जो होंगे वो जीते हुए क्षेत्रों को एक दूसरे को लौटा देंगे। हाँ, और आगे फ्यूचर में, भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए, यहीं से जो बात है, नो वॉर इन फ्यूचर, सलबाई की संधि में मराठों और अंग्रेजों के बीच ये तय हुआ कि फ्यूचर में ये कोई युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ये एक चाल थी। चाल क्यों थी कि देखिए, यहां पर ये बात आप समझ गए, यहां पर आप समझिएगा कि चाल क्यों थी। ये देखिए, यहां पर ये देखिए, ये था मैसूर, ये थे मराठा, ये मराठा और ये निजाम, ये था मैसूर। ठीक है, ये मैसूर। तो यहां पे देखिए, ये अंग्रेज जो थे ये जानते थे कि मराठा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सलबाई की संधि के इस विचार के साथ, इस सोच के साथ, इस रणनीति के तहत उन्होंने मराठों के साथ सलबाई की संधि कर ली, क्योंकि ये देख रहे थे कि मैसूर के साथ ऑलरेडी ये एक लड़ाई पहले लड़ चुके हैं, हाँ, और दूसरा युद्ध चल ही रहा है। ठीक है, दूसरा युद्ध चल ही रहा है। अकेले, अगर वो सिर्फ अकेले अंग्रेज जो हैं मैसूर के साथ अगर भिड़ते हैं, ठीक है, अकेले मैसूर के साथ अगर भिड़ते हैं तो सफल होना उनके लिए मुश्किल था। एक बात और थी कि जब तक हैदर अली था, 1782 तक हैदर अली था, तो अंग्रेज क्या करते थे, मराठे और निजाम को मैसूर के खिलाफ, हाँ, क्या करते थे, लड़ने के लिए तैयार कर लेते थे, यानी त्रिगुट बना लेते थे अंग्रेज, मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाकर। लेकिन हैदर अली
बहुत ज्यादा चतुर था, चालाक था, युद्ध कौशल और युद्ध रणनीति, हाँ युद्ध की समझबूझ, हाँ रणनीतिक समझबूझ उसमें बहुत ज्यादा थी। जब जब अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ तिकड़ी बनाई, हैदर अली इनको अलग कर देता था। हैदर अंग्रेजों से मराठों को और निजाम को अलग कर देता था और इनको अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों के लिए परेशानी खड़ी करता था। तो जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, उस दौरान अंग्रेजों ने यह देखा कि मराठों से भी पार पाना आसान नहीं है। ठीक है, मराठों से भी पार पाना आसान नहीं है। अगर ये मराठों से युद्ध करते हैं तो निजाम, मराठा और मैसूर तीनों मिल जाएंगे। अगर अंग्रेज मराठों से युद्ध जारी रखते हैं तो निजाम, मराठा और मैसूर तीनों मिल जाएंगे। और ये तीनों, क्योंकि यही तो हैदर अली करता था, ठीक है, और अगर ये तीनों मिल गए तो किसी भी शक्ति को हराना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए भारत में अपने टेरिटरीज को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रणनीति बनाई कि फिलहाल मराठों से हम संधि कर लेते हैं और तब तक इस संधि को बरकरार रखेंगे जब तक हम मैसूर को नहीं जीत लेते। ठीक है ना, जब तक हम मैसूर को नहीं जीत लेते। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1782 में जब संधि होती है सलबाई की, उसके बाद 1799 तक युद्ध चलता है, 3 युद्ध। ठीक है, जो शेष 3 युद्ध होते हैं 1782 के बाद, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां तक अंग्रेजों और मराठों के बीच कोई युद्ध नहीं है। उसके बाद जो युद्ध शुरू होता है आगे 10 साल के बाद 1803 में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया था, यह रणनीति बनाई थी कि हम इस सलवाई की संधि के तहत तब तक मैसूर के मराठों के साथ कोई युद्ध नहीं करेंगे जब तक मैसूर को नहीं जीत लेते। और सलवाई की संधि ने टेम्पररी ही सही, लेकिन अंग्रेजों को एक मजबूत शक्ति दे दी, उनके खेमे में दे दिया। अंग्रेजों ने अपने पाले में मराठों को ले लिया। बहुत मजबूत शक्ति थे मराठा उस समय भारत में। तो जब मराठा अंग्रेजों के साथ मिल गए तो निजाम भी, मराठा जिधर जाते थे निजाम भी उधर ही चला जाता था। तो मराठा, निजाम और अंग्रेजों की तिकड़ी बन गई। अब मैसूर जो है अलग थलग पड़ गया। ठीक है ना, मैसूर अलग थलग पड़ गया। और शेष तीनों लड़ाइयों में आप देखेंगे कि मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जो मैसूर के खिलाफ लड़ाई हुई। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि इन तीनों लड़ाइयों में 1782 के बाद मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया और मैसूर, और जब मराठे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तो निजाम भी अंग्रेजों के साथ चला जा रहा था और मैसूर बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। ठीक है, और इसका नतीजा यह हुआ कि आगे ये तीनों लड़ाई में देखेंगे कि अंग्रेज भारी पड़ेंगे। आप देखेंगे कि जो 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी और फिर युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान के अधीन आ जाएगा। ठीक है, युद्ध का नेतृत्व अब टीपू सुल्तान करेगा। लेकिन टीपू सुल्तान अब देख रहा है कि भाई अभी हैदर अली की मृत्यु हुई है और इससे मोरल डाउन है, सैनिकों का मोरल डाउन है, मैसूर की जनता भी का मनोबल जो है वो भी जो है गिरा हुआ है। हाँ, मनोबल गिरा हुआ है, एनर्जी की कमी है। ठीक है, उस एनर्जी से, उस मनोबल से लोग सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अंग्रेजी फौज का जो एनर्जी वो दिखाते थे हैदर अली के समय, इसलिए वो युद्ध को बहुत ज्यादा नहीं खींचता और 2 साल के तक युद्ध को खींचता है किसी भी तरह से, और फिर मंगलोर की संधि के लिए वो राजी हो जाता है। मंगलोर की संधि पर दूसरा युद्ध खत्म हो जाएगा। तीसरा युद्ध जो होगा 1790 और 92 में, इसमें भी आप देखेंगे कि श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ जो है वो ये तीसरा युद्ध खत्म होगा। और इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि में आप देखेंगे कि ये अपमानजनक संधि हो जाएगा। यहां पर ये जो मैसूर का होगा, मैसूर के साथ जो
श्रीरंगपट्टम की संधि होगी, ये अपमानजनक संधि होगी टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य भी खोना पड़ता है। मैसूर जो ये क्षेत्र है, ये आधा राज्य खोना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप देखें इस मैसूर को, हम अगर देखें इसको, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो टीपू अपना आधा राज्य खो देता है इस तीसरे युद्ध में, ठीक है। और ये अपमानजनक संधि थी। इसमें ऐसा था, देखिए कि ये मैसूर का क्षेत्र है, तो इसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने तो लालच दिया था कि मराठों को और निजाम को कि आप मेरी मदद कीजिएगा तो आपको टेरिटरीज देंगे, हम बांटेंगे आपस में। तो क्या हुआ था कि ये देखिए, ये कृष्णा रिवर है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि खुद के क्षेत्र में ये मालाबार क्षेत्र रख लिया था, जो मसालों का क्षेत्र है, ये रख लिया, जिसके लिए इन्होंने मैसूर के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, जिस क्षेत्र के लिए, तो खुद का ये मालाबार क्षेत्र रख लिया। यहीं पे डिंडीगुल और बारामहल है, वो भी रख लिया। उसके अलावा कृष्णा नदी, ये जो है, देखिए ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र भी अंग्रेजों ने दे दिया, किसको? मराठों को दे दिया। और ये पेन्नार नदी था, तो पेन्नार नदी और ये कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया निजाम को, ठीक है। तो ये भी क्षेत्र लगभग चला गया। तो एक तरह से देखेंगे तो मैसूर का ये पूरा क्षेत्र, ये मालाबार क्षेत्र और यहीं पे डिंडीगुल, बारामहल, हाँ, ये तुंगभद्रा, ये देखिए ये कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, ठीक है। ये पेन्नार नदी और ये कृष्णा नदी थी, इसके बीच का क्षेत्र ये निजाम को मिल गया था। तो मैसूर लगभग आधा रह गया था। और यही नहीं, युद्ध वॉर इंडेम्निटी यानी कि क्षतिपूर्ति, हर्जाना भी देना पड़ा था इसे टीपू सुल्तान को, अंग्रेजों को। और ये हर्जाना था करीब 3 करोड़ रुपए का, हाँ। और ये चूंकि हर्जाना जो है ये इंस्टॉलमेंट में यानी किश्तों में जाना था, तो क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक भी रखना पड़ा था। जब तक ये किस्तें पूरी नहीं हुई तब तक वो बंधक थे, टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास। तो एक तरह से बहुत अपमानजनक संधि थी। और अंतिम युद्ध जब 1799 में होता है, तो टीपू सुल्तान को अंग्रेज जो है इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर देते हैं और बाद में पूरा मैसूर राज्य जो है ये हड़प लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब जब देखिए, जब 1799 के बाद जैसे ही मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आएगा, अगले 2-3 वर्षों में ये तैयारी के बाद 1803 में ही फिर दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि देखिए इनको पता था अंग्रेजों को कि जब तक मैसूर को नहीं जीत लेते ये, तब तक मराठों को अपने साथ मिलाए रखने में ही भलाई है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि सलबाई की संधि के द्वारा मराठों के साथ युद्ध विराम भी कर दिया 10 सालों तक करीब। और तब तक युद्ध विराम की स्थिति को बनाए रखा जब तक मैसूर की स्थिति को इन्होंने पूर्णतः अपने कब्जे में नहीं ले लिया। और बाद में मैसूर को अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1803 में पहला युद्ध और 1803 से 5 तक 1803 में दूसरा युद्ध शुरू करते हैं अंग्रेज मराठों के खिलाफ, जो कि 1805 तक चलता है। और फिर 1817 से 1818 तक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और उसके बाद भारत में जो सबसे मजबूत देशी शक्ति थे मराठे, उनका भी खात्मा हो जाएगा, ठीक है। और फिर अंग्रेज सर्वे सर्वा बन के उभर जाएंगे, हम एक तरह से वो रिप्लेस करेंगे आगे मुगल साम्राज्य को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सलबाई की जो संधि है तो मराठों और ब्रिटिशर्स के बीच में, लेकिन इसने बहुत गहरा असर डाला है आंग्ल मैसूर वॉर पर भी, क्योंकि सलबाई की संधि ने 10 साल का युद्ध विराम लगा दिया। मराठों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध चल रहा था, प्रथम युद्ध, उस पे आगे 10 साल का विराम लगा दिया। और इस सलबाई की संधि ने अंग्रेजों को एक बहुत ही मजबूत सहयोगी दे दिया। और मराठे जिस तरफ जाते थे, निजाम भी उसी तरफ चला जाता था। तो मराठे और निजाम और अंग्रेजों की तिकड़ी ने मैसूर को हरा दिया और मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो एक तरह से सलबाई की संधि ने मैसूर पर नियंत्रण के लिए
अंग्रेजों को सहूलियत प्रदान की। मैसूर पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों को सहूलियत प्रदान की। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल है। युद्ध के बारे में देखिए कब कब हुए थे, हाँ, नेतृत्वकर्ता कौन था, ये सब चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि सलबाई की संधि किसके किसके बीच में हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मराठों और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1782 में हुई। और इम्पैक्ट पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए एंग्लो मैसूर वॉर से के साथ, तो आप बताएंगे कि एंग्लो मैसूर वॉर जो है उस पे सलबाई की संधि का बहुत गहरा असर रहा, क्योंकि इसने युद्ध विराम लगा दिया 10 सालों का, और मराठे 10 सालों तक अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे, जिससे कि मैसूर को हराने में अंग्रेजों को सफलता मिली। और या तो संबंध पूछे, क्या संबंध था, इंपैक्ट पूछे, तो बड़ी आसानी से आप 100-200 वर्ड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सलबाई की संधि में था क्या क्या, तो माधवराव सेकंड को पेशवा मान लिया गया, हाँ, रघुनाथ राव या राघोवा उसको पेंशन भोगी बना दिया गया, हाँ, ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच ये तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देंगे और फ्यूचर में कोई वॉर नहीं करेंगे। हालांकि ये कहने के लिए था, 10 साल के विराम के बाद जैसे ही मैसूर को इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद 1803 में मराठों के खिलाफ फिर दूसरा युद्ध इन्होंने छेड़ दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।